हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने स्टार्टिंग का जो भी टॉपिक्स थे, जो भी क्वाड्रेटिक सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग मेथड से जो निकाल सकते थे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फिर सीधा चौरस फॉर्मूला, वो सब हमने अलग अलग मेथड निकाल लिए थे कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले बस वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे कि हर टॉपिक हर चैप्टर के एंड में यूजुअली अपन वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते ही हैं। याद होगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे, ठीक है। तो इसमें भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो एक एक करके वो सब डिस्कस करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स अभी बहुत सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तुम लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स का अभी तक तो आइडिया हो ही गया होगा कि क्या होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। बस एक इंग्लिश में सेंटेंसेस दिए रहते हैं और उसको तुम्हें मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करके उसका आंसर बताना होता है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है नॉर्मल नंबर्स पे हो बेस्ड, या फिर कुछ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, या फिर प्रॉफिट लॉस पे हो कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर कुछ एज बेस्ड हो। तो अलग अलग टाइप के अपन एक एक करके वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो बस तुम्हें इतना याद रखना, मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तो ऑफकोर्स लिखा है, तुम्हें ये सब देखने की इतना जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि एक वेरिएबल आएगा यूजुअली, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें एक वेरिएबल होता है और उसको एक वेरिएबल को तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना है पूरा अच्छे से। जो भी कौन सा मेथड यूज करना है वो तुम्हारे पे। फैक्टराइजेशन कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हो, या फिर सीधा चौरस वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। जो भी है तुम्हारे पास चॉइस है उसकी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अभी सपोज तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर किसी कोई क्वेश्चन को तुम्हें स्टेटमेंट के फॉर्म में अच्छे से लिखना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें सॉल्व करना भी अच्छे से आना चाहिए उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है स्टेप्स, तुम सीधा इसको लिख सकते हो नोटबुक में। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें बस ये सब स्टेप्स पूछने नहीं वाले एग्जाम में, तुम्हें बस सीधा वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा तो उस टाइम तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट करना अच्छे से आना चाहिए कि वो क्वेश्चन आखिरकार कह क्या रहा है और वो चाहता क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो हमेशा कोई भी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं तो कुछ अननोन क्वांटिटीज होती हैं। तो इसमें भी देखो, इस क्वेश्चन में जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो टाइप है वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स है। नंबर्स पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड है, तो कुछ नंबर्स का खेल दिया जाएगा और उस पर तुम्हें सॉल्व करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो देखो 3 नंबर्स हैं, वो भी कौन कौन से, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कि अगर 7 8 9 ये कंसेक्यूटिव है, 10 11 12 कंसेक्यूटिव है। तो ऐसे 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं पहला स्टेटमेंट, लेट द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी, क्या ले सकते हैं उसको, एक तो एक्स ही मानो। तो अगर एक एक्स है उसका नेक्स्ट वाला कौन सा रहेगा, एक्स प्लस 1, और एक और एक्स प्लस 1 है तो उसके नेक्स्ट वाला कौन सा रहेगा, और भी 1 ऐड कर दो तो एक्स प्लस 2। तो ये 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मान लेंगे। देख सकते हो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है एक्स, ठीक है। फिर उसने क्या बोला था, सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो ये समझ में आना चाहिए, कई बार लोगों को इसमें दिक्कतें होती है। तो यहाँ पे पहले देखो स्क्वायर्स करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबका स्क्वायर और उसका सम लेना है, अंदर से बाहर आते जब भी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो है उनके स्क्वायर्स करने हैं और उनका सम लेना है। मतलब देखो ये दिया है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू तीनों के स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू 110। बस अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2x बन जाएगा। सिमिलरली इसको भी ओपन करो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं, 2 इंटू 2 इंटू एक्स यानी 4x इज इक्वल टू 110। ठीक है, सबको कलेक्ट करते हैं, सब टर्म्स को अच्छे से कलेक्ट करो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, 2x 4x ये बन जाएगा 6x प्लस 5, और 110 को इस साइड भेज दो तो माइनस 110 बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस हो जाएगा, ये कितना आएगा 105। देख सकते हो 3 जो है वो सब में से कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहां पे कितना बचेगा 3 3 जा 9 3 5 जा 15। सही है, तो ये इक्वेशन 3 को सर भेज दो तो इक्वेशन फाइनली क्वाड्रेटिक बन गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो जैसे तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, अब तुम्हें सोचना है कि इसको फैक्टराइज करे या नॉर्मल वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करे या फिर सीधा चौरस फॉर्मूले से करे।
चॉइस तुम्हारे पास है। चलो हम लोग पहले फैक्टराइज से करते हैं, एक एक करके हर एक मेथड में मैं अलग, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मेथड यूज करते जाऊंगा। ठीक है, चलो ऐसे मैंने चूज किया फैक्टराइजेशन, मतलब मुझे स्प्लिट करना है। अब मुझे देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -35 है, तो 1 इंटू -35 -35, तो -35 के अगर फैक्टर्स निकालते हैं तो यहाँ पे क्या क्या आएगा 5 एंड 7। ठीक है, बस यहाँ पे माइनस है तो तुम्हें सोचना है कि यहाँ पे 2 जो है वो कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे -5, देख सकते हो अगर 7 प्लस -5 करते हो तो ये बन जाएगा 2। तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे x² प्लस 2 को जो अगर लिखोगे 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड है, इसको यूज किया हमने इस तरीके से। तो ये x कॉमन आ गया, बचा x प्लस 7, यहाँ पे -4 कॉमन आ गया, बचा x प्लस 7। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या बन रहा है x माइनस 5 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे दो वैल्यूज आ रहे हैं, x की वैल्यू 5 आ रही है या फिर x की वैल्यू -7 आ रही है। देयरफॉर नंबर्स विल बी 3 नंबर्स चाहिए। देखो डिटरमाइन द नंबर्स, मतलब 3 नंबर्स हैं, तो अगर एक नंबर x है तो बाकी दोनों +1 करना है। द नंबर्स विल बी कौन कौन से लेंगे 5 कॉमा एक ऐड करो 6 7 और -7 कॉमा इसमें भी ऐड करो +1 -6 -5। तो इस तरीके से ये 3 नंबर्स होंगे। कब, अब तुम्हें देखो ये आंसर तो अपना आ गया कि इधर ये 3 रहेंगे या फिर ये 3 रहेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल एक्स्ट्रा वैल्यूज भी आ सकती हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज आ सकती हैं, एक वैल्यू आ सकती है, हो सकता है एक भी ना आए, तो वो सब अलग अलग क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। तो इसमें 2x की वैल्यूज आ रही है, इसलिए 2 सेट ऑफ आंसर्स आएंगे, ये भी आंसर है एंड ये भी आंसर है। तुम चाहिए तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि अब इन तीनों के स्क्वायर का सम करते हो। तुम्हें अगर वेरीफाई करना है रफ में कि चेक करना है कि अपना आंसर सही है या नहीं, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो इन तीनों को ऐड करके चेक भी कर सकते हो। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना 1161 प्लस 49, तो देखो 110 एग्जैक्टली आ रहा है। और इन तीनों का स्क्वायर का सम भी लोगे तो वो भी सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा है, तुम्हें अगर इसको देख के करना तो देख सकते हो, वैसे इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस मैं तुम लोग की तसल्ली के लिए लिखा दिया है कि ये स्टेप्स है, इसको इस तरीके से फॉलो करो। बस इंटरप्रेट करना आना चाहिए जो क्वेश्चन में लिखा है, और कुछ नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, लिखो इसको। आज अपन बस अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स ही करने वाले हैं, थोड़ा सा आज लेंथी जाएगा लेक्चर, तो देखते जाओ, अलग अलग डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम सब करने वाले हैं। लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे और भी 2 एग्जांपल्स लिखे बेस्ड ऑन नंबर्स। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12। ठीक है, तो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, मान लेते हैं चलो 2 डिजिट का नंबर x और ये y है। ठीक है, ये टेंस डिजिट है और ये यूनिट्स डिजिट है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना लिखा है 12 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 12/x। Thus, therefore, टेंस डिजिट जो है, टेंस डिजिट इज इक्वल टू x है, हमने इसको लेट किया है क्योंकि ये टेंस डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है। therefore यूनिट्स डिजिट, ऐसे नहीं, therefore टेंस डिजिट इज इक्वल टू x एंड यूनिट्स डिजिट इज इक्वल टू 12/x। तो इस तरीके से हमारे पास पहली चीज आ गई है। यहां तक स्टेटमेंट पढ़ लिया। When 36 is added to the number, the digits interchange their places। तो देखो हमारे पास ये जो नंबर था वो xy था, और कोई सी भी नंबर xy का अपन जब वैल्यू निकालते हैं तो इसका मतलब कैसे लिखते हैं कि टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू एक्स, और फिर यूनिट डिजिट को वैसे ही रखते हैं तो 10x प्लस वाई, यानी ये क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, तुम यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास ये दोनों आ गया है, तो सीधा भी तुम लिख सकते हो 10x प्लस 12/x। तो ये नंबर की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब ये नंबर की वैल्यू हमारे पास ऐसे है, अगर मैं इसमें और 36 ऐड करता हूं, देखो when 36 is added to the number, the digits interchange their places। मतलब ये जो दोनों डिजिट्स थे, टेंस का यूनिट्स हो जाएगा और यूनिट्स का टेंस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जब वैल्यू लिखेंगे तो ये जो 12/x है वो यूनिट डिजिट था, वो भी टेंस डिजिट बन जाएगा, और उसकी वैल्यू जब लिखोगे तो क्या लिखोगे 10 इंटू 12/x। और एक और चीज, ये जो टेंस डिजिट x जो था वो यूनिट डिजिट बन जाएगा, तो उसको क्या लिखोगे बस x।
तो ये इक्वेशन ऐसे इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अब देखो सॉल्व करते चलो इसको, तो ये क्या बन रहा है 10x प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू, ये बन रहा है 120/x प्लस x। एलसीएम लेते हैं x का सब जगह, तो ये बन जाएगा 10x² प्लस 12 प्लस 36x अपॉन x, यहां पे x अपॉन में आया, उधर भी देखेंगे तो 120 प्लस x² अपॉन x। तो देख सकते हो दोनों साइड से डिनोमिनेटर में x और x कैंसिल, सब जगह से न्यूमरेटर में सबको एक साइड लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा 10x² माइनस x², इसका ये आया, प्लस 36x, ये वाला टर्म पहले लिखा मैंने, प्लस 12 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो कितना बन रहा है देखो 9x² प्लस 36x माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि 12 माइनस कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 108। इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। देख सकते हो 9 सबसे कैंसिल आउट हो रहा है, 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन x² प्लस 4x, 4 9 36, 9 1 9, 9 2 18, तो इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगा। तो देयरफॉर x² प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बाकी इसको अभी तुम्हारा मेथड से सॉल्व करो। चलो हमने अभी फैक्टराइजेशन यूज किया, अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, x का स्क्वायर लिखा मैंने सबसे पहले इसको, प्लस 2ab, तो 2a तो x है और यहां पे देखो 4x है, तो यहां पे 2x और इंटू क्या करना पड़ेगा, तो और इंटू 2 करना पड़ेगा, तब जाके तो ये 4x बनेगा। तो ये अपना हो गया b, तो मुझे b के स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 2 के स्क्वायर से ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट भी किया, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लेके यहां तक ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा -4 माइनस 12, तो ये बन जाएगा -16, तो -16 को उस साइड भेजोगे तो +16, और अगर जब सॉल्व करोगे देखो स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो x प्लस 2 की वैल्यू आएगी, यहां पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 है, लेकिन प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आएंगे। ठीक है, और फाइनली लास्ट के 2-3 स्टेप्स बचे हैं वो देख लो। एक बार मैं x की जगह 4 ले रहा हूं, ठीक है, प्लस 4 ले रहा हूं, यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, और एक बार x इसकी वैल्यू -4 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 -4 विच इज 6। तो दो वैल्यूज पॉसिबल है, x की जगह 2 हो सकता है या फिर x की जगह -6। लेकिन क्या यहाँ पे जब नंबर लिखेंगे क्या यहाँ पे पॉसिबल है क्या, सोचो कि x की वैल्यू नेगेटिव हो, यहाँ पे पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये वाला तुम्हें कैंसिल आउट करना है और x की वैल्यू 2 तुम्हें लेनी है। उसने पूछा क्या, फाइंड द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, इसका मतलब x की जगह 2 लेंगे तो ये 10th डिजिट 2 हो गया, और जो यूनिट डिजिट है वो है 12/x, तो 12/x की जगह 2, तो वो बन जाएगा 26। तो इसी तरीके से ये आंसर आएगा 26। इसका मतलब जो डबल डिजिट नंबर है, जो 2 डिजिट नंबर स्टार्टिंग में जो दिया था वो 26 था। अब तुम चलो जो भी आंसर आया तुम वेरीफाई भी कर सकते हो खुद से कि देखो कि 2 डिजिट नंबर हमारा 26 आया आंसर, इट सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, यानी दोनों डिजिट का प्रोडक्ट करके देखो 2 × 6 12, तो एकदम सही है। फिर आगे भी देखो व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर, तो यहाँ पे 26 में तुम चाहिए तो 36 ऐड कर लो, तो कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 + 5 62। तो देख सकते हो इस नंबर में अगर 36 ऐड करते हैं तो बन जाएगा नंबर 62, और देखो दोनों डिजिट्स क्या हो गए, 26 का इंटरचेंज हो गया 62। तो इस तरीके से अपना आंसर एकदम सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम तुम हमेशा वेरीफाई करके देख ही सकते हो कि हमारा सही आंसर आया है या नहीं आया। तो ये मत समझना कि वर्ड प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट होंगे कि इतना लंबा कैसे करेंगे, लंबा होगा जैसे भी हो, लेकिन फाइनल आंसर हमेशा तुम चेक कर सकते हो कि अपना आंसर सही है या गलत। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पे जंप करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, तो ये टिपिकल अपना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो एक क्लास टेस्ट है जिसमें शेफाली के मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश उन दोनों का सम दिया है। ठीक है, तो चलो अपन कंसीडर करते हैं, लेट मार्क्स ऑफ शेफाली, मैं सीधा लिख रहा हूं, इन मैथ्स, तो उसके मार्क्स मान लेते हैं मैथ्स में bx। ठीक है, तो उसके मैथ्स में मार्क्स आए हैं x। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज इक्वल टू 30। ठीक है, दोनों के सम दिया है 30, देयरफॉर मार्क्स ऑफ शेफाली इन इंग्लिश, इंग्लिश में मार्क्स कितने आएंगे फिर उसके, अगर दोनों का सम 30 है और मैथ्स में x है
तो 30 में से x हटाओगे तो उसके इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे। तो मैथ्स के मार्क्स हो गए x, बचे इंग्लिश में मार्क्स हो गए उसके 30 माइनस x। अब देखो, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको हैड शी मतलब अगर उसको मिले होते मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा एंड इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो देखो मैथ में मार्क्स उसके x आए हैं, तो अगर उसके मैथ में मार्क्स 2 ज्यादा आते यानी x+2 आते, ठीक है, एंड इंग्लिश में मार्क्स 3 कम आते, यानी देखो इंग्लिश में मार्क्स कितने 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स में से भी अगर तो उसके 3 और कम आते हैं, ये इंग्लिश के मार्क्स है, इंग्लिश के मार्क्स 3 मार्क्स से और कम आते और मैथ्स के मार्क्स 2 ज्यादा आते, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आता, देखो वो आता 210। तो देखो हमारे पास इक्वेशन तैयार हो चुकी है, अब इसको बस तुम्हें करना क्या है, सॉल्व। तो चलो सॉल्व करते हैं। x+2 इंटू ये बन जाएगा 30 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 210, x+2 इज इक्वल इंटू ये बन जाएगा 27 माइनस एक्स 210। अब बस को ओपन कर दो ब्रैकेट को, ठीक है, तो ये बन जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210, ठीक है। तो देखो ये क्या बन रहा है 27x माइनस 2x, तो ये बन जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54, और इसको चाहिए तो इधर भेज देते 210 को, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखो पहले एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूं मैं माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है देखो प्लस 25x, और इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा अब तुम लोग को, तो 210 माइनस 54 कितना जा रही है, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा अपने पास 15। चेक करो सही है क्या, 156 आ रहा है क्या, बिल्कुल सही है 156, यानी बट ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस 210 है तो इसलिए माइनस में आएगा। अब माइनस कॉमन ले लो सब में से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इस तरीके से आ जाएगा। अब ये फाइनली माइनस को उस साइड भेज दो, ट्रांसपोज कर दो और अपने पास इस तरीके से इक्वेशन तैयार हो जाएगी। फैक्टराइजेशन यूज कर लिया फर्स्ट एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज किया। चलो इसमें भी श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं। तो x की वैल्यू आएगी माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब माइनस 25 का स्क्वायर, तो मैं सीधा लिख देता हूं 625 माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए 1 है और c हमारे पास है 156, तो 156 इंटू 4 करेंगे तो 6 4 जा 24, 5 4 जा 22, तो ये बन जाएगा 4 624। तो देख सकते हो यहाँ पे 625 माइनस 624 आ रहा है, और ऑफकोर्स नीचे में भी लिखना पड़ेगा 2 इंटू 1, तो देखो कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ माइनस ये तो बन रहा है प्लस, यानी ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा 1 का रूट तो 1 ही आएगा, 25 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देख सकते हो यहाँ पे दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक बार प्लस से लेंगे तो ये बन जाएगा 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाई 2 विच इज 13। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूं x इक्वल टू 13, और यहां पे भी देख सकते हैं 25 माइनस 1 विच इज 24 डिवाइड बाई 2 x इक्वल टू 12। तो इस तरीके से x की वैल्यू 12 या फिर x की वैल्यू 13 अपना आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसने क्या पूछा, फाइंड आउट मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट्स, देयरफॉर मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट्स विल बी, क्या रहेंगे देखो मार्क्स मैथ्स में, यहां पे या फिर सीधा लिख देते हैं x की वैल्यू 13 पहले लेते हैं, तो 13 किसका है, x किसका है, मैथ्स का है, तो 13 इन मैथ्स एंड 30 माइनस देखो x करो तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे, तो 30 माइनस x करेंगे तो कितना आएगा 17 इन इंग्लिश। तो ये एक सेट ऑफ आंसर है, और ये भी हो सकता है ना x इक्वल टू 12, तो 12 इन मैथ्स एंड 18 इन इंग्लिश। तो इस तरीके से इस केस में भी दो टाइप के आंसर आएंगे कि 13 मैथ्स में है, 17 इंग्लिश में है, या फिर 12 मैथ्स में है, 18 इंग्लिश में है। तो इस तरीके से दो सेट ऑफ आंसर्स आएंगे। तुम चीजों वापस से वेरीफाई भी कर सकते हो। चलो देखते हैं 13 और 17, देखो दोनों का सम 30 तो आ रहा है ना, एग्जैक्टली 30 तो आ रहा है, वो तो आएगा ही ऑफ कोर्स। और देखो 13 में से देखो मैथ्स में कितने कम करने हैं, कितने ज्यादा करने हैं, 2 मार्क्स ज्यादा करना है, तो 13 में 2 ऐड करो 15 हो जाएगा, और 17 में कितने कम करो, तो 17 में 3 कम करो तो वो हो जाएगा 14, और 15 इंटू 14 अगर करते हैं तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा देख लेना, 210 आएगा। सिमिलरली इस सेट ऑफ आंसर के लिए देख सकते हैं 12 में 2 मार्क्स और ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 14,
और 18 में 3 मार्क्स और कम करते तो वो बन जाएगा 15, तो 14 इंटू 15 अभी भी देखा उसकी वैल्यू 210 आ रही थी। तो इस तरीके से ये सब एग्जांपल्स तुम्हें अच्छे से करने आने चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखो अच्छे से, और जैसे कि थोड़ा सा लाइट गई है तो इसको लिखो, और भी वर्ड प्रो मुझे कराने हैं तो उसको भी करते हैं, ठीक है। जैसी लाइट आ जाएगी वैसे स्टार्ट कर दूंगा मैं, तब तक के लिए इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो और भी स्टार्ट करते हैं इसके आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पे जंप करते हैं। मैंने टाइप 1 में 3-4 प्रॉब्लम्स कराए थे, अब मैं धीरे धीरे टाइप में अलग अलग मतलब एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बस जितना टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से अपन प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो टाइप 2 और टाइप 3 आज अपन कवर करने वाले हैं, बाकी और भी 3-4 टाइप्स बचे हैं उनको मैं नेक्स्ट क्लास पे कवर करूंगा। शायद तुम लोग की क्लास सैटरडे को है तो तुम लोग को इस हिसाब से मैं तुम लोग को उस क्लास में कवर कर दूंगा, जो तुझसे क्या हो जाएगा पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप 2 में देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। तो ये सब एज वाले प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को अभी भी डिफिकल्ट जा रहे थे, मुझे बता रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एज का एक प्रॉब्लम ले लिया है। तो इस तरीके से देखो मैं कैसे अप्रोच करता हूँ इस प्रॉब्लम को। पूरी कहानी पूरे इंग्लिश के स्टेटमेंट्स में होती है, तुम कितना अच्छे से इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो देखो 1 ईयर अगो, 1 साल पहले, अ मैन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो 1 साल पहले एक जो आदमी है वो अपने बेटे से 8 टाइम्स मतलब 8 गुना बड़ा था उससे, ठीक है। नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अभी जो प्रेजेंट में उसकी एज है वो क्या उसके एज के स्क्वायर टाइम्स है। मतलब अगर उसके अगर एज अभी सन की अगर एज अगर 5 है तो उसकी 25 एज है, अगर सन की एज 6 है तो उसकी 36 एज है, ठीक है। तो प्रेजेंटली बात कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है ना एक टेबल बना लिया करो, ठीक है। क्या आप टेबल में क्या क्या लिखोगे, तो प्रेजेंट एजेस मैन एंड सन। तो बाप बेटे के दोनों के एजेस देखते हैं प्रेजेंट में, और फिर उसके बाद एक और चीज क्या है 1 ईयर अगो, ठीक है। तो ये सब चीजें उसने दी है। तो ये टेबल सबसे पहले बना लो, मैंने शायद पहले भी तुम लोगों को बताया था जब ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी लिए थे। तो ये सब तुम्हें ये सब चीजें अच्छे से आनी चाहिए। तो मैन का प्रेजेंट एज तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, देखो यहाँ पे नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। तो मैं क्या मान रहा हूं, सन के एज को मैं प्रेजेंटली एक्स मान लेता हूं, ठीक है। तो अगर सन का एज अगर एक्स है तो मैन का एज कितना होगा, क्योंकि उसके स्क्वायर का सन के एज का स्क्वायर है। तो अगर ये एक्स है, लेट किया मैंने, लेट द एज ऑफ सन प्रेजेंटली बी एक्स, देयरफॉर द एज ऑफ मैन प्रेजेंटली विल बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेजेंटली इसका इतना एज हो गया। अब देखो 1 ईयर हो, 1 साल पहले, तो इसका एज कितना हो जाएगा x माइनस 1, बस -1 करना है, और इसका एज कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नहीं मतलब डेटा आ गया। अब मेन जो इक्वेशन है वो स्टार्टिंग में उस लाइन की इक्वेशन को यूज करना है। 1 ईयर अगो, तो 1 ईयर अगो दोनों की एजेस इतनी है। अ मैन्स एज वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो मैन का जो एज था, कितना है मैन का एज, एक्स स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो सन का जो एज है 1 साल पहले, तो मैन का जो एज है उसके 8 टाइम्स है, ठीक है। तो 8 टाइम्स x -1, बस अब सॉल्व करना तुम्हारा काम है। 8x - 8, सबको एक साइड लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर -8x -1 + 8, तो ये बन जाएगा +7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर फैक्टराइजेशन से कर रहा हूं वापिस से, 7x - x, ये मुझे तुरंत दिख ही रहा है क्योंकि 7 है और 7 और 1 में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा x कॉमन, x -7 -1 कॉमन, x -7 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दो फैक्टर्स बन रहे हैं, x -1 और x -7 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 7। तो दो आंसर आ रहे हैं। देयरफॉर प्रेजेंटली द एज ऑफ मैन इज, कितना लिख सकते हैं, देखो अब एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्या तुम इस 1 को ले सकते हो क्या तुम इस 1 को ले सकते हो क्या, क्योंकि अगर 1 लोगे, ठीक है, तो देखना ध्यान से, यहाँ पे खेल देखो, x इक्वल टू अगर 1 लोगे तो मैन का भी एज 1 ही हो जाएगा। तो फिजिबल है क्या कि बाप बेटे दोनों का 1-1 साल हो, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें x इक्वल टू 1 कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ओनली पॉसिबल आंसर जो है वो है x इक्वल टू 7 ही आ सकता है, क्योंकि देखो 1 ईयर होगा, फिर 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, इसका भी 0 का 0 हो जाएगा। तो 1 साल पहले ही दोनों पैदा हुए हैं, ऐसा थोड़ी होगा, तो बाप बेटे दोनों एक साथ थोड़ी पैदा हो सकते हैं, राइट। तो x इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल, x इक्वल टू 7 पॉसिबल।
ठीक है, तो एक्स का मतलब प्रेजेंटली द एज ऑफ मैन इज, तो मैन का एज क्या है, एक्स का स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू 7 है, तो मैन का एज कितना हो गया 7 का स्क्वायर विच इज 49 ईयर्स ओल्ड एंड सन इज 7 ईयर्स ओल्ड। तो देख सकते हो अभी जो प्रेजेंटली सन का एज है 7 और तो मैन का एज है 49। अब देखो एक साल पहले, तो एक साल पहले इसका एज कितना होगा 6 ईयर्स और एक साल पहले इसका एज कितना होगा 48 ईयर्स, तो 6 और 48, तो 6 8 48, तो इसलिए 8 टाइम्स भी वहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अच्छे से लिखना है, सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जंप करता हूँ। और भी अलग अलग टाइप के तुम्हारे पास, तुम्हें अगर क्वेश्चन चाहिए तो तुम लोग मेरे से मांग सकते हो, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा, क्योंकि अभी स्कूल का एग्जाम आ रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए मैं तुम लोग को ये सब चीजें कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ वो उसके हिसाब से, अगर तुम्हें एनटीएससी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है तो उसके लिए एक बार तुम्हारा स्कूल एग्जाम हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें और क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, चलो आज का क्लास एग्जाम्पल करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो ये जो फिजिक्स में तुमने बहुत जगह पढ़ा होगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस टाइम जो भी है, ठीक है, तो उसमें तुम्हें एक चीज याद होनी चाहिए, वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम। तो ये सारे जो फॉर्मुलेज है बेसिकली एक ही फॉर्मुला है सब, ठीक है, बस इधर उधर ट्रांसपोज करके बता रहा था, तो ये तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है पहले इंटरप्रेट करते हैं। और एक और चीज, यहाँ पे सारे यूनिट्स जो है वो सब सेम यूनिट्स में होने चाहिए। अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है और यहाँ पे सपोज मीटर में दिया है, तो ये सब तुम्हें सबको एक यूनिट्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिनट्स में हो जाएगा, और अगर सेकंड में करना है तो और भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो सेकंड में हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये बहुत लोगों को चीजें पता नहीं होंगी कि किलोमीटर पर आवर, कई बार किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको सीधा अगर यहाँ पे 10 है तो ये बन जाएगा 1000 बाय, तो ये इसको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है जो कि बहुत लोगों को पता भी होगी, ठीक है, नहीं भी पता है तो ये साइड में लिख लो, काम आएंगे। बट इस क्वेश्चन में आज सच तो काम आने नहीं वाली है, क्योंकि देखो आवर्स किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, तो सब कुछ एक ही यूनिट्स में है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब चलो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं। क्या बोल रहा है, अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है वो है 360 किलोमीटर, ठीक है, 360 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। ठीक है, तो देखेंगे फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। लेट, यहां पे लिख देते हैं लेट इट्स यूजुअल स्पीड, मतलब ये यूजुअली कौन सी स्पीड से ट्रेवल करती है उसको मैं लिख रहा हूं कि नॉर्मली जो कौन सी स्पीड से ट्रेवल करती है तो वो हमें पता नहीं है, वही निकालना है। बी, x किलोमीटर पर आवर, उसकी यूजुअल जो स्पीड है उसको मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, देखो अभी यहाँ पे टाइम कितना लगेगा। सपोज अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है तो टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, तो 360 बाय x आवर्स। लेकिन ये वाला टाइम कौन सा है, यूजुअल टाइम है, कि उसको अगर वो यूजुअल स्पीड से जाता, मतलब नॉर्मल जो स्पीड है उसी स्पीड से अगर जाता तो उसको 360 बाय x आवर्स लगते, ठीक है। लेकिन वो इस केस में यूजुअल स्पीड से नहीं जा रहा है, तो इस केस में क्या, देखो इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, न्यू स्पीड, नई स्पीड इज इक्वल टू x, इंक्रीज किया है तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये नई स्पीड है। तो अभी टाइम देखो, पैसेंजर ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस, तो अगर उसकी स्पीड इंक्रीज करेंगे तो बट ऑब्वियस बात है उसको जल्दी पहुंचेगा, उसका टाइम कम हो जाएगा, मतलब टाइम कम हो जाएगा। तो टाइम क्या हो रहा है, टाइम कितना लगेगा, देखो टाइम, न्यू टाइम, ठीक है, न्यू टाइम मतलब अभी इसको कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, तो डिस्टेंस तो उतना ही रहने वाला है, डिस्टेंस थोड़ी कम होने वाला है। डिस्टेंस तो 360 है, मैं पहले लिख देता हूं फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस तो 360 है और बस स्पीड बढ़ गई है तो x प्लस 10 हो जाएगा, तो ये इसका नया टाइम है 360 अपॉन x प्लस 10 आवर्स। तो नया, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज होती है तो इतना टाइम लगेगा, और उसका अगर नॉर्मल स्पीड रहती है तो इतना टाइम लगेगा। तो अब देखो इट टेक्स 3 आवर्स लेस,
तो बट ऑब्वियस देखो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, टाइम ये वाली ज्यादा वैल्यू है या ये वाली ज्यादा वैल्यू है? बट ऑब्वियस ये वाली वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि अगर स्पीड उतनी नॉर्मल है तो उतना ही है, लेकिन स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर उसने लिखा है कि पैसेंजर ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस, मतलब इस टाइम में तुम्हें और 3 आवर्स ऐड करना पड़ेगा, फिर इस टाइम में तुम्हें 3 आवर्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये टाइम आएगा। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, न्यू टाइम प्लस 3 आवर्स इज इक्वल टू यूजुअल टाइम, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि न्यू टाइम इज इक्वल टू यूजुअल टाइम माइनस 3 आवर्स। अगर तुम्हें इस इक्वेशन से लिखना है तो दोनों चलेगा, क्योंकि सेम ही थिंग है ना, इधर +3 करो उधर -3 करो, फर्क क्या पड़ रहा है? तो बस सॉल्व करना अब तुम्हारा काम है। तो न्यू टाइम क्या है 360 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू यूजुअल टाइम क्या है 360 अपॉन एक्स -3। सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 360 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 360 माइनस 3x अपॉन एक्स। अब तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 360 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 10। अब थोड़ा सा सॉल्व करना तुम्हारा काम है, तो करना ही ऑफकोर्स। 360x इज इक्वल टू ये भी बन जाएगा 360x, ठीक है, 360 इंटू 10 बन जाएगा 3600 माइनस ये बन जाएगा 3x स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 30x। तो देखो यहाँ पे 360x और 360x दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3600। अब देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेके उस साइड फेंक देना उसको, ठीक है। तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, 3 यहां से कॉमन, 10x माइनस 3 यहां से कॉमन, 3 1 जा 3 2 जा 1200 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हारे पास तरीके बहुत सारे हैं, फैक्टराइजेशन से करो, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो। चलो अपन नॉर्मली फैक्टराइजेशन से ही करते हैं। देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1200 है, तो 1200 के सारे फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 6 2 3 2 15 2 75 3 25 5 5 5 5 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें 10 चाहिए, तो 10 कैसे आएगा चलो देखते हैं। 5 ये कितना हो रहा है 2 2 4 2 8 2 16 और 3 48 बन जाएगा, लेकिन इससे भी कुछ नहीं मिलेगा, हमें कुछ 5 को अलग सेपरेट करना पड़ेगा। 5 2 10 2 20, ठीक है, और यहाँ पे 5 2 10 और ये 60 नहीं, तो और करते हैं इसमें को, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। 5 2 10 2 20 2 40 5 3 15 15 2 30। देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 सेपरेट कर लिया है, कौन कौन से, एक तो आ रहा है 40 और एक आ रहा है 30। तो देख सकते हो 40 इंटू 30 अगर करोगे तो 1200 आएगा, और 40 माइनस 30 करोगे तो 10 आएगा। बस यहाँ पे इसके अगर फैक्टर्स निकालते हो, मैं डायरेक्टली यहां से लिख रहा हूं, तुम्हें अच्छे से करना है इसको, अच्छे से ओपन करके। तो ये बन जाएगा x प्लस 40 इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देख सकते हो, चेक कर लो एक बार अच्छे से 40x प्लस 30 सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगे, x की जगह एक -40 आएगा और x की जगह +30 आएगा। माइनस नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं, तो x की जगह तुम्हें यही लेना पड़ेगा, वो है 30 किलोमीटर पर, क्या था x 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो यूजुअल स्पीड थी वो 30 किलोमीटर पर आवर्स ले रही थी। अगर उससे सपोज टाइम पूछा होता कि उसका यूजुअल टाइम कितना लगता है, तो x तो आ गया हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर, तो यूजुअली उसको टाइम कितना लगता है 360/10 नहीं 360/30 विच इज इक्वल टू 12 आवर्स। तो अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसको 12 घंटे लगते हैं पहुंचने में। अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई 10 से, यानी 30 + 10, तो उसकी नई स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो उसको 9 घंटे लगेंगे। तो 30 किलोमीटर आवर पे 12 घंटे, 40 किलोमीटर आवर पे 9 घंटे, तो देख सकते हो 3 घंटे का एक्स्ट्रा गैप उसको कवर अप करने को मिल रहा है, बस अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपनी स्पीड में बढ़ाता है तो। ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में और भी अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखिए, जैसे कि अलग अलग चीजें, बोर्ड वाले प्रॉब्लम एक बार देख लेंगे चाहिए तो, और अलग अलग मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। उसमें पूरा अपन जो भी बचे कुछ जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है अलग अलग टाइप के वो भी देख लेंगे। ठीक है, होमवर्क के लिए तुम्हें यही करना है कि अपनी एनसीईआरटी में जो भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन वो सब कंप्लीट करो। मैं तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स कराने भी नहीं वाला था, मैं सोचा करा देता तो भी ठीक है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम लोग ये सब कर लोगे, तभी भी मैं थोड़ा सा अलग अलग टाइप के जितने वैरायटी हो सके वो सब प्रॉब्लम्स कवर अप करूंगा। ठीक है,
तो लिखो इसको अच्छे से। होमवर्क में तुम अपनी एक्सरसाइज पूरी क्वाड्रेटिक की खत्म कर सकते हो, जो भी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर चालू करेंगे, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तब तक के लिए इसको अच्छे से नोटबुक में लिख लो, कोई डाउट है तो पूछो। और ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।